Hello students, myself Simran Shukla. I am your geology tutor and today topic is sliding filament theory. तो आज हम पढ़ेंगे sliding filament theory. Who given this? H.A. Huxley and F. Huxley. Both are brothers and given this theory, sliding filament theory, in 1954. 1954. So what is the mechanism behind the sliding filament theory? So actin filament, which is a thin filament, slide over the myosin filament, which is a thick filament. So if when actin filament overlap the myosin filament, contraction occur and जब muscle contract होता है वो behind because of this theory. Okay, तो sliding filament theory क्या है? When the thin filament which is actin overlap the myosin filament which is a thick filament, then contraction in muscles happens or occur. So this is the definition of sliding filament theory. ठीक है? So what's the topic today we covered? First is muscle structure. Second is sarcolemma structure, sarcomere structure, actin structure, myosin structure, and last is how the muscles contract, which is a sliding filament theory. ओके तो ये जो 5 टॉपिक है वो आज हम कवर अप करेंगे. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मसल के स्ट्रक्चर से. ओके, मसल स्ट्रक्चर. मसल स्ट्रक्चर. फर्स्ट थिंग ऑलवेज रिमेंबर, मसल जो होती है वो हमेशा कनेक्टेड होती है, कनेक्टेड with the bone with the help of tendon. टेंडन क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है. ओके, सपोज दिस इज अ मसल and this is a bone and this is your muscle. This is bone. Okay, bone and this is a muscle. ये है एक्सोकाइनियम. ओके, इसके बाद दिस इज पेरिकाइनियम and this is endocardium and this is myofilaments. ओके, तो जो एक्सोकार्नियम होती है, जो बाहर की लेयर होती है, वहां पे प्रेजेंट होते हैं फैसियोला विच इज अ बंडल, सेल बंडल, जिसे हम सेल बंडल भी बोलते हैं, फैसियोला भी बोलते हैं. पेरिकाइनियम में प्रेजेंट होते हैं मसल फाइबर जो कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं. मसल फाइबर के अंदर ही 2 प्रोटीन होते हैं, फर्स्ट एक्टिन एंड सेकंड मायोसिन, जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, जिसको हम मसल फाइबर भी बोलते हैं एंड मसल सेल भी बोलते हैं. ठीक है, एंड जो एंडोकाइनियम होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं आपके मायोफ्लामेंट्स या फिर माइक्रोफ्लामेंट्स. ओके, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ योर मसल स्ट्रक्चर. तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है मसल फाइबर. अगर हम मसल फाइबर को जूम आउट करके देखते हैं किसी माइक्रोस्कोप में,
जो मसल फाइबर होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। सपोज दिस इज अ मसल फाइबर। मसल फाइबर के इनसाइड में कुछ सेल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं मायोफिलामेंट्स, एंड दिस इज मसल फाइबर। मायोफिलामेंट से कुछ जुड़े हुए यहाँ पे कुछ और भी स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है सार्कोमेयर। क्या प्रेजेंट होता है? सार्कोमेयर। एंड इसमें ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मसल फाइबर जो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, तो आपको बहुत सारे यहाँ पे न्यूक्लिएट मिल जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और जो ये पूरी लेयर होती है जो बाहर से प्रेजेंट होती है वो होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। अगर हम अभी तक की हायरार्की देखें कि अभी तक की हायरार्की क्या है, तो फर्स्ट इन अ मसल, inside the muscle present is fasciola, and inside the fasciola present is muscle fiber and muscle cell. कुछ बुक्स में मसल फाइबर लिखा है, कुछ बुक्स में मसल सेल लिखा है, डोंट बी कंफ्यूज। एंड इनसाइड द मसल फाइबर देयर इज प्रेजेंट ऑफ मायोफिलामेंट्स, and inside the myofilaments there is a microfilaments, and inside the microfilaments there is a two protein. First is actin protein, which is a thin protein, and second is myosin protein, which is a thick protein. Okay, myosin is a thick protein, actin is a thin protein. कैसे रिमेंबर करोगे? M फॉर मोटा, M फॉर ऑफिस का मतलब हो जाएगा थिक। तो इस तरीके से आप याद करने की कोशिश कर सकते हो कि मायोसिन जो होता है वो थिक फिलामेंट होता है, इसमें कंफ्यूजन मत करना। इसके बाद हम देखेंगे अब कि जो सार्कोमेयर होता है, ये सार्कोमेयर होता है, ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। वेट अ सेकेंड। तो सार्कोमेयर होता है, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सार्कोमेयर एक कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर होता है मसल फाइबर के अंदर। ओके, तो सार्कोमेयर इज प्रेजेंट इनसाइड द मसल फाइबर। सार्कोमेयर स्ट्रक्चर। अगर हम सार्कोमेयर की एक डेफिनेशन देखेंगे तो सार्कोमेयर is a contractile unit inside the muscle fiber, ओके। एंड जो सार्कोमेयर होता है वो कंपोज्ड होता है, सार्कोमेयर composed by two filaments, which is actin and myosin filament. तो सार्कोमेयर होता है वो कंपोज होता है टू फिलामेंट, मतलब टू प्रोटीन से, एक्टिन से और मायोसिन से। अगर हम सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमेयर। ठीक है, तो दिस इज अ थिन फिलामेंट, एक्टिन, ये भी एक्टिन है, ये भी एक्टिन है। ओके, एंड बीच में प्रेजेंट होगा थिक फिलामेंट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमेयर, मायोसिन। थिन फिलामेंट को जो जोड़ के रखती है लाइन वो होती है जेड लाइन, ये भी जेड लाइन। ओके, एंड जो मायोसिन को जोड़ के रखती है वो होती है बेटा एम लाइन। तो आप इसको यहां से याद कर सकते हो, एम फॉर मायोसिन, और मायोसिन को जोड़ के रखती है उसको बोलते हैं एम लाइन। और जो थिन फिलामेंट होता है, एक्टिन फिलामेंट होता है, उसको जोड़ के रखती है जेड लाइन। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ओ बैंड। क्या है ओ बैंड? ओ बैंड मतलब ओवरलैप बैंड। क्यों कहा गया है? देखो, ये एक्टिन है और ये मायोसिन है। तो एक्टिन जो होता है, बैंड जो होता है एक्टिन का, वो मायोसिन को कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहा है थोड़ा सा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये बोथ साइड पे यहाँ पे ओ बैंड होते हैं, ओ बैंड। जो बीच का पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं एच बैंड।
जिसको हम हैंसन बैंड भी बोलते हैं, हैंसन बैंड। ओके, ये ओ बैंड, ये एच बैंड, थिक फिलामेंट के पास एम लाइन है और थिन फिलामेंट के पास जेड लाइन है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो ये थिन फिलामेंट जो है वो इस तरीके से पास में आते हैं, मतलब उनका कॉन्ट्रैक्शन, कोई भी चीज का कॉन्ट्रैक्शन होगा सपोज, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही तो होगा। तो जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो जो थिन फिलामेंट है, जेड लाइन है, वो ऐसे पास में आ रही है। एम लाइन जो है बीच में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो एम लाइन है वो इस तरीके से बीच में आ रही है। अब एक चीज और समझो पहले, जेड लाइन के पास एक आई बैंड होता है, आई बैंड और आइसोट्रॉपिक बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड, और जिसको हम एक लाइट बैंड भी बोलते हैं, लाइट बैंड। ठीक है, जो यहाँ पर जो ये एम लाइन है इसके पास होता है ए बैंड, ए बैंड, एन आइसोट्रॉपिक बैंड भी बोलेंगे इसको हम, और डार्क बैंड भी बोलेंगे। जब भी आप किसी माइक्रोस्कोप के अंदर सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको कुछ लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि जो जेड लाइन होती है उसके पास आई बैंड होता है, एक्टिन के पास आई बैंड होता है मतलब लाइट बैंड, और जो मायोसिन होता है उसके पास डार्क बैंड होता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि जो ए बैंड होता है उसके अंदर कितने बैंड होते हैं, तो आपका नॉर्मल से क्या होगा कि ए बैंड के अंदर तो एक ए बैंड तो हो गई, ऑफकोर्स ए बैंड के अंदर एक ए बैंड होगा, बट इसके साथ साथ एक आई बैंड भी होगा। कैसे? देखो यहाँ पे ओवरलैप हो रहा था ना, तो मतलब जो मायोसिन है उसके पास हाफ तो इधर से आई है, मतलब हाफ यहाँ से एक्टिन बैंड है और हाफ यहाँ से एक्टिन बैंड है, तो हाफ हाफ को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? वन। तो वन एक आइसोट्रोपिक बैंड होगा, एक एनाइसोट्रोपिक बैंड होगा ए बैंड के अंदर। ठीक है, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आई बैंड जो होता है ना, आई बैंड वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद जो एम बैंड होता है वो भी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, पर जो ए बैंड होगा ना वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ए बैंड किसके पास है? मायोसिन के पास है। मायोसिन अपनी जगह से नहीं हिलता, एक्टिन उसके ऊपर ओवरलैप करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन में कौन कौन सा बैंड हेल्प करता है? आई बैंड, एम बैंड, ए बैंड कांस्टेंट रहेगा। ओके, ये जो थिक फिलामेंट होता है ना, ये जो थिक फिलामेंट होता है, इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है नीट में। जो थिक फिलामेंट होता है उसको कितने थिन फिलामेंट सराउंड करके रखते हैं? तो उसको 6 थिन फिलामेंट सराउंड करके रखते हैं, और एक थिन फिलामेंट जो होता है उसको सराउंड करके रखते हैं 3 थिक फिलामेंट, 3 थिक फिलामेंट। ओके, तो एक थिक फिलामेंट को 6 थिन फिलामेंट सराउंड करके रखते हैं और एक थिन फिलामेंट को 3 थिक फिलामेंट सराउंडिंग करके रखते हैं। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको अच्छे से समझना, क्योंकि अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो बस लास्ट में हमें देखना है कॉन्ट्रैक्शन, एंड कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही सिंपल है अगर आपने इन सब चीजों को अच्छे से देख लिया है तो फर्स्ट हम देखेंगे मायोसिन का स्ट्रक्चर, मायोसिन स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट क्या है मायोसिन? हमें पता है मायोसिन एक थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है बेटा, और हर एक स्ट्रक्चर जो होता है उसके पास एक सेल होती है, जिसको हम बोलेंगे मोनोमेयर। उसके पास मोनोमेयर क्या है? इसके पास मायोसिन के पास एक मोनोमेयर सेल है। ठीक है, जो मायोसिन होता है उसके पास 6 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 6 पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें से बेटा 2 तो लॉन्ग चेन होती है और 4 जो होती है वो शॉर्ट चेन होती है। ठीक है, मायोसिन का स्ट्रक्चर देखोगे ना तो आप कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, दिख रहा है कुछ स्नेक जैसा दिख रहा है ना? देखो, तो ये जो है ये है LMM, मतलब लाइट मेम्ब्रेन, लाइट मायोसिन मेम्ब्रेन, और दिस इज अ HMM, मतलब हाई मायोसिन मेम्ब्रेन। ये है लाइट मायोसिन मेम्ब्रेन, ये हाई मायोसिन मेम्ब्रेन। ये जो है एक फाइब्रस प्रोटीन है, ये जो दिख रहा है आपको एक फाइब्रस प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, ये जो है एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, मैं आपको इसका एक ट्रिक बताती हूँ। जो
सीधा कोई भी जो मसल अगर वो स्ट्रेट लाइन में है, जैसे ये वाला आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन में है, तो ये क्या हो गई, फाइब्रस प्रोटीन हो गई। कोई भी अगर आपको दिखे तो वो आप समझ जाओगे किस प्रोटीन से बना है, फाइब्रस प्रोटीन से बना है, वो स्ट्रेट है। ये आप देख रहे हो ये एक ग्लोबुलर शेप में है, देख रहे हैं ग्लोबुलर शेप में, तो ये क्या है सॉरी ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है बेटा। और ये क्या है, ये मायोसिन का हेड है, ये मायोसिन का हेड है और ये मायोसिन की टेल समझ लो आप, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा दो साइट, एक तो होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, और सेकंड इज अ एटीपी बाइंडिंग साइट। तो मायोसिन में प्रेजेंट होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट, मतलब जो मायोसिन है उससे कौन अटैच होगा, एक्टिन अटैच होगा, लेकिन एटीपी की भी जरूरत होती है वहां पे। तो एटीपी बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट इन अ मायोसिन हेड, ठीक है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ये फाइब्रस प्रोटीन होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन, ओके। अब हम देखेंगे एक्टिन का स्ट्रक्चर। अगर हम यहीं पर हम देखते हैं तो आप लोगों को इजीली मैं समझा पाऊंगी। एक्टिन, एक्टिन स्ट्रक्चर, जो एक्टिन होता है वो कुछ इस तरीके से होगा। एक्टिन जो होता है उसमें जी प्रोटीन होता है, जैसे इसमें मोनोमेयर क्या था, इसमें मायोसिन में मोनोमेयर था, इसमें जी प्रोटीन है, एक्टिन इसमें जी प्रोटीन। और आपको पता है एक्टिन एक थिन फिलामेंट है और जी प्रोटीन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक एफ प्रोटीन लाइन हो गई। यहाँ बीच में एक प्रेजेंट होती है फाइब्रस प्रोटीन, जिसको हम बोलेंगे ट्रोपोमायोसिन। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है एक्टिन में, जिसको हम बोल सकते हैं जस्ट लाइक अ त्रिमूर्ति। व्हाई वी से दैट दिस इज अ त्रिमूर्ति, बिकॉज यहाँ पे तीन तरीके के सेल प्रेजेंट होंगे, मतलब होगा वो एक ही सेल, इस तरीके से प्रेजेंट होगा, दिख रहा है आपको, इस तरीके से प्रेजेंट है। यहाँ पे ये तीन प्रेजेंट होंगे, ये इसको हम बोलेंगे ट्रोपोनिन। और जो हेल्प करता है एक्टिन को वो ट्रोपोनिन ही हेल्प करता है। अगर हम ट्रोपोनिन को थोड़ा सा एलेबोरेट करके देखें तो ये स्ट्रक्चर है ट्रोपोनिन का, दिख रहा है। इसको बोलेंगे टीपीटी, इसको बोलेंगे टीपीसी, एंड दिस इज अ टीपीआई। तो क्या है बेटा, ये है टीपीसी, ये मतलब ये जो है ट्रोपोनिन, ये कैल्शियम से जाके अटैच होगा। कैल्शियम कौन रिलीज करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रिलीज करेगा। जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कैल्शियम रिलीज करेगा तो वो ट्रोपोनिन से जाके बाइंड हो जाएगा, और जो ये ट्रोपोनिन जो तीन मूर्ति की यहाँ पे बनी हुई है सेल, ये ट्रोपोनिन जो होगा वो हट जाएगा। जब ट्रोपोनिन यहाँ से हटेगा तो जो ट्रोपोमायोसिन है, मतलब जो एक्टिन है, वो कहाँ जाके अटैच हो जाएगा, वो मायोसिन के हेड पे जाके अटैच हो जाएगा और कॉन्ट्रेक्शन कराएगा, ठीक है। तो ये काम होता है कैल्शियम का जब वो अटैच होता है ट्रोपोनिन से। टीपीटी क्या है, टीपीटी मतलब ट्रोपोमायोसिन अटैच होगा, ट्रोपोमायोसिन अटैच होगा। और व्हाट इज अ टीपीआई रोल, टीपीआई का मतलब होता है इनहिबिटर। अब हमेशा तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करे, हम चाहेंगे वो रिलैक्स फॉर्म में फिर से आ जाए। तो जब कैल्शियम की हमें नीड नहीं होगी, एक बार जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो कैल्शियम है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस वो अपना कैल्शियम जो होगा वो वापस ले लेगा। और जो आई है इनहिबिटर, जब इनहिबिटर रिलीज होगा तो यहाँ पे जो कैल्शियम है उससे अटैच ना होकर वो इनहिबिटर से अटैच हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन की जगह रिलैक्सेशन फॉर्म होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है मायोसिन में और एक्टिन में, ठीक है। अगर हम एक चीज और देखें यहाँ पे अच्छे से, और आपको एक उससे और अच्छे से समझ में आएगा, एक होता है बेटा सार्कोट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अब कैसे रिलीज हो रहा है कैल्शियम, अपने आप तो रिलीज होगा नहीं, कोई ना कोई फंक्शन होगा ही कैल्शियम रिलीज कराने का, तो वो है सार्कोट्यूबुलर सिस्टम। हमेशा याद रखना सार्कोट्यूबुलर सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है स्केलेटल मसल में, स्केलेटल मसल्स में। स्मूथ मसल्स में सार्कोट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल्स में ही प्रेजेंट होता है। और सार्कोट्यूबुलर क्यों कहा है, ट्यूबुलर यहाँ पे इसलिए कहा है क्योंकि ये होता है ट्यूबुलर शेप में। ट्यूबुलर में क्यों होता है, ट्यूबुलर में क्योंकि उसके पास ना जो साइड होती है, मतलब वहां पे क्या होता है ना, डीपोलराइजेशन होता है। तो डीपोलराइजेशन के लिए जो साइड होती है वो ज्यादा उसे मिल सके, इसलिए वो ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा बेटा ये सिस्टम, इस तरीके से प्रेजेंट होता है।
अब आपको इतना तो पता होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसी के पास सारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसी के पास सारी पावर होती है ब्रेन के पास, कि वो जाके हमें एक्शन बताए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो जब बॉडी को नीड होगी कि जब उसको मसल कॉन्ट्रैक्ट कराना होगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होगा वो वहां से एक्शन भेजेगा बाय द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, कहाँ भेजेगा? यहाँ पर न्यूरो मस्क्यूलर या फिर न्यूरो प्लेट भी बोलते हैं कुछ कुछ बुक्स में। यहाँ पे वो न्यूरॉन्स भेजेगा। यहाँ पे जब न्यूरॉन्स न्यूरो मस्कुलर न्यूरॉन प्लेट में आएंगे, एक्शन आएगा तो एसिटाइल कॉलिन रिलीज करेगा सोडियम। जब सोडियम रिलीज करेगा तो यहाँ पर सोडियम हो जाएगा डीपोलराइजेशन हो जाएगा सेल में। यहाँ पे सब जगह सोडियम हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा और यहीं पे प्रेजेंट होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और कैल्शियम का हाउस बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को। हाउस ऑफ द कैल्शियम इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यहाँ पे जब डीपोलराइजेशन हो जाएगा तो ये सेल जो होगा वो उसको प्रेशराइज करेगा कि कैल्शियम को रिलीज कराओ। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कैल्शियम को रिलीज कराएगा तो वो जाके ट्रोपोनिन से यहाँ पे अटैच हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ट्रोपोनिन से अटैच हो जाएगा और ट्रोपोनिन जब हटेगा तो एक्टिन जो होगा वो मायोसिन के हेड पे जाके अटैच हो जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मैंने आपको पहले ही बताया है जो आई बैंड है और जो एम बैंड है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ए जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसी से प्रूफ हो जाता है जो मायोसिन है वो कांस्टेंट है, एक्टिन ही ओवरलैप करता है। ठीक है, एक्टिन ओवरलैप करता है। बट अब हम हमेशा तो नहीं चाहेंगे कि क्या हो, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो, हम चाहेंगे कि रिलैक्सेशन भी हो। तो क्या करेंगे सॉरी, तो रिलैक्सेशन के लिए क्या करेंगे, जो कैल्शियम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कैल्शियम को वापस ले लेगा क्योंकि जो ट्रोपोनिन के पास इनहिबिटर है वो यहाँ पर सिग्नल भेजेगा भाई कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया है, अब रिलैक्सेशन की जरूरत है। तो कैल्शियम वापस ले लेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो सोडियम है वो पोटेशियम में चेंज हो जाएंगे और जहाँ पे क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन की जगह हो जाएगा बेटा यहाँ पे रीपोलराइजेशन। जब रीपोलराइजेशन होगा तो जो एसिटाइल कोलिन है वो वापस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिग्नल लेके जाएगा कि भाई हमें रिलैक्सेशन चाहिए, रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं स्लाइडिंग फ्लामेंट थ्योरी। आपको आई होप समझ में आया हो। थैंक यू।